नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। पीएम मोदी ने दिखाया 2025 का ऐसा ट्रेलर, राहुल, प्रियंका, अखिलेश, केजरीवाल शॉक्ड हैं। नए साल के पहले 2 दिन में ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। 2025 में पहुंचते ही मोदी ने धमाल मचा दिया। दिलजीत दोसांझ तो निकले मोदी के फैन। क्या इकोसिस्टम से अब सब कुछ छीन लेंगे मोदी? और योगी ने ऐसा क्या तगड़ा एक्शन ले लिया कि ओवैसी अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। क्लास इस पर भी कि मुस्लिम वोटों की लड़ाई में हुआ नया खेल, ओवैसी से क्या पिछड़ जाएंगे अखिलेश? संभल में योगी के पुलिस ऑफिसर की गदा से क्यों घबरा गई अखिलेश की पार्टी, एक चैप्टर इस पर भी। कुर्सी पर बैठने के 18 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन सी बड़ी साजिश हुई है, एक चैप्टर इसका भी होगा। अमेरिका से आई वो खतरनाक खबर जिसने महाकुंभ पर योगी को भी टेंशन में डाल दिया है, आपको बताऊंगा। और दिल्ली में अतुल सुभाष जैसा केस, पति पत्नी के वायरल ऑडियो का सच क्या निकला। एक और अतुल सुभाष, दिल्ली के नए केस के वो सीक्रेट जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय में हुआ उतना कभी भी नहीं हुआ। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की सीएम आतिशी को खत लिखकर किसानों की स्थिति पर चिंता जताई थी। नया साल शुरू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार दिखाई पड़ रहा है। नोएडा को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर AQI 300 से नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि प्रदूषण अब भी खतरनाक स्तर पर है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड का येलो अलर्ट साउंड किया है। आने वाले दिनों में राजधानी में शीतलहर का कहर जारी रहने वाला है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीले कचरे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। 377 टन खतरनाक कचरे को 12 सील बंद कंटेनर्स में भरकर भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफर किया जा रहा है और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि 25 साल में केमिकल का असर खत्म हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल हो चुके हैं, इसलिए अब मन में शंका लाने की किसी तरह की जरूरत है नहीं। और दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये रैकेट 3 मॉड्यूल में काम कर रहा था। पहले डंकी रूट से भारत में एंट्री कराई जाती थी और इसके बाद रहने की जगह दी जाती थी और फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए जाते थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 12 बांग्लादेशी और 31 अफ्रीकन नागरिकों को भी डिपोर्ट किया गया है। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जो कि यह है कि पीएम मोदी ने दिखाया 2025 का ऐसा ट्रेलर कि राहुल, प्रियंका, अखिलेश, केजरीवाल शॉक्ड हैं। नए साल के पहले 2 दिन में ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। 2025 में पहुंचते ही मोदी ने धमाल मचाया और दिलजीत दोसांझ तो मोदी के फैन निकले। इकोसिस्टम से सब कुछ छीन लेंगे क्या मोदी? तो 2025 का आज दूसरा ही दिन है और 2 दिन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 का ऐसा ट्रेलर दिखा दिया है कि साल भर इंडी गठबंधन और उसके इकोसिस्टम की नींद उड़ी रहेगी। नरेंद्र मोदी इस साल भी इन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी न्यू ईयर मना रहे हैं, जिस वक्त इंडी गठबंधन वालों से न्यू ईयर के जश्न की खुमारी नहीं उतरी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ एक्शन में है। साल के पहले 2 दिन में ही मोदी विरोधियों के एजेंडे की धज्जियां उड़ गईं। चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीबों की, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे सिखों की, मुसलमानों की बात हो या कोई और एजेंडा, इस सब के नाम पर मोदी विरोधी जो भी माहौल बनाते रहे,
साल के 2 दिन में ही नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम पलट दिया। मोदी विरोधी शॉक्ड हो गए हैं कि ऐसा हो कैसे गया कि जिस दिलजीत दोसांझ को वो हीरो बना रहे थे वो तो नरेंद्र मोदी का फैन निकला। जिन नरेंद्र मोदी को वो डिक्टेटर बताते फिरते रहे हैं वो तो अपने दुश्मनों को भी फैन बनाने लगे हैं। जिन नरेंद्र मोदी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जाता रहा वो सूफी दरगाह के लिए चादर भेज रहे हैं। जिन नरेंद्र मोदी के विरोध में किसानों को भड़काया जाता रहा वो नए साल के पहले दिन से किसानों को भर भर कर सौगातें दे रहे हैं। नए साल के अभी 2 दिन, दूसरी तारीख, 2 ही दिन में पीएम मोदी ने कैसे पूरा खेल पलटा, जरा वो देखिए। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन रात किसान विरोधी करार करने में लगा रहता है, लेकिन नए साल के पहले ही दिन पीएम मोदी ने किसानों के लिए बड़ा फैसला करके इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। इधर मनमोहन सिंह के निधन पर विपक्ष ने पीएम मोदी को सिख विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर पीएम मोदी ने अपने 2 फैसलों से इस नैरेटिव को भी धुआं धुआं कर दिया। इधर मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ को मोदी विरोधी अपना हीरो बता रहे थे, उधर दिलजीत दोसांझ से मिलकर पीएम मोदी ने अपने विरोधियों को ही शॉक्ड कर दिया। विपक्ष पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने के लिए भी नए नए तिकड़म करता रहता है, लेकिन पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजकर विपक्ष के इस नैरेटिव को भी कुचल दिया। इधर खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर भी विपक्ष ने खूब माहौल बनाया था। उधर पीएम मोदी ने ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को खेल रत्न देकर इस नैरेटिव को भी पटकनी दे दी। वीर सावरकर को लेकर भी इंडी गठबंधन खूब हल्ला मचाता है, लेकिन आज ही खबर आई कि पीएम मोदी वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की नींव रखने वाले हैं। देश की सुरक्षा को लेकर भी विपक्ष नरेंद्र मोदी को दिन रात कोसता रहता है, लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले गढ़चिरौली से नक्सलियों का सफाया कर दिया। कुछ दिनों से पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष फिर से यह एजेंडा चला रहा था कि नीतीश कुमार पीएम मोदी से परेशान हो गए और वो फिर से पलटी मार सकते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार ने मोदी विरोधियों के एजेंडे पर पानी फेर दिया और बता दिया कि वो पीएम मोदी के साथ है। इसमें सबसे गजब तो ये कि नए साल के पहले दिन वाली ये बात देखिए जब पीएम मोदी की एक मीटिंग ने इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम में हड़कंप मचा दिया। मोदी विरोधियों ने जो सोचा नहीं था, न्यू ईयर के पहले दिन वो हो गया। नए साल के पहले ही दिन पीएम मोदी ने सिंगर दिलजीत दोसांझ को अपने घर बुला लिया और इसे देखकर मोदी विरोधी जल भुन गए, क्योंकि दिलजीत दोसांझ को सारे मोदी विरोधी कुछ अरसे से अपना हीरो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि दिलजीत दोसांझ तो पीएम मोदी के फैन निकलेंगे। पीएम मोदी ने सिंगर दिलजीत दोसांझ का खुले दिल से स्वागत किया, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो भी जारी हुआ है। इसमें दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री मोदी से मिलते ही उन्हें सैल्यूट करते हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी सत श्री अकाल कहते हुए दिलजीत का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने दिलजीत की खूब तारीफ की। पीएम ने कहा कि जब गांव का एक लड़का अपनी मेहनत के बूते दुनिया में नाम कमाता है तो गर्व महसूस होता है। दिलजीत ने भी पीएम मोदी की तारीफ की, योग को लेकर उनके प्रयासों पर भी बातचीत की। पीएम मोदी ने दिलजीत को गुजरात के कच्छ के गुरुद्वारे की कहानी बताई। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भूकंप में गुरुद्वारे को भी नुकसान हुआ था और इस बात से उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। तब नरेंद्र मोदी ने उस गुरुद्वारे को फिर से बनाने का प्रण लिया था और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। मुलाकात के दौरान दिलजीत गुरु नानक जी पर एक भजन गाते हुए दिखाई दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ संगत देने के लिए उंगलियों से मेज पर ताल देते भी नजर आए। एक बार दोनों की मुलाकात की ये दिलचस्प तस्वीरें देखिए और फिर आपको बताऊंगा कि इस मुलाकात से कैसे मोदी विरोधियों को तगड़ा झटका लगा है। थे कि मेरा भारत महान, जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है, और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी।
मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक ओहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा, वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान धर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिलजीत गदगद हो गए और पीएम मोदी ने भी दिलजीत की दिल से तारीफ की। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि 2025 की शानदार शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही यादगार मुलाकात मेरी रही और हमने संगीत समेत कई चीजों पर बातचीत की। इसके जवाब में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर रिप्लाई करते हुए कहा कि दिलजीत दोसांझ से बातचीत शानदार रही। वो सचमुच बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। प्रतिभा और परंपरा का मेल उनमें दिखाई देता है। हमने संगीत, संस्कृति और कई चीजों पर बातें की। दिलजीत दोसांझ वो सिंगर हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का खूब सपोर्ट किया था। इससे मोदी विरोधियों ने दिलजीत दोसांझ को अपना हीरो मान लिया था, लेकिन यहां तो पीएम मोदी ने एक तरीके से पूरी बाजी ही पलट दी। दिलजीत दोसांझ पंजाब के रॉक स्टार हैं। वो देश और विदेश में सिख समुदाय के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी ने दिलजीत से मिलकर सिख समुदाय को भी साधा और यह संदेश दे दिया कि विरोधी भी उनसे मिलकर उनके फैन हो जाते हैं। दिलजीत दोसांझ के मुंह से पीएम मोदी की यह तारीफ अब किसान संगठनों को रास नहीं आ रही। किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि इस मुलाकात से किसान खुश नहीं। दिलजीत को पीएम मोदी से मिलने के बजाय किसानों का समर्थन करने के लिए आना चाहिए था। एक बार फिर सुनिए कि सरवन सिंह पंढेर ने कहा क्या है। वो देश के प्रधानमंत्री से मिले हैं, लेकिन क्या उन्होंने जो काले कपड़े पहने हैं, ये देश के किसान मजदूर के साथ जो जुर्म हो रहा उसका प्रतीक था। हम तो चाहते हैं अगर पंजाब का कोई बेटा जो कुछ उनको पंजाबियत ने दिया है, इतना बड़ा इंटरनेशनल उसका नाम है, उनको जरूर किसान आंदोलन के बारे में बोलना चाहिए, ऐसी हम आशा रखते हैं। और ये भी अपील करते हैं सबसे कि 4 को महापंचायत खनौरी पर और 6 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस हम शंभू बॉर्डर पर मना रहे, अधिक से अधिक पहुंचे। अब आप देख रहे हैं, जो लोग कल तक दिलजीत दोसांझ भी अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने उन लोगों को भी एक्सपोज कर दिया है जो कल तक दिलजीत को हीरो बता रहे थे, लेकिन जैसे ही दिलजीत ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली तो अब दिलजीत उनके लिए दुश्मन हो गए। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी ने दिलजीत दोसांझ से ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब राहुल गांधी विदेश जाकर मोदी सरकार को सिख विरोधी बताने में लगे हुए हैं। जब मनमोहन सिंह के निधन को लेकर भी कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सिखों के अपमान का आरोप लगा दिया। जब पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान संगठन बार बार आंदोलन की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में दिलजीत दोसांझ से मिलकर पीएम मोदी ने विपक्ष के सारे एजेंडे को मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष दिन रात जो एजेंडा चलाता है, उसमें वो पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में भी खूब लगा रहता है। अभी संभल में जो चल रहा है उसे लेकर भी इंडी गठबंधन यही माहौल बना रहा है, लेकिन नए साल पर पीएम मोदी ने इस एजेंडे को भी पंक्चर कर दिया। पीएम मोदी ने इस साल भी अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए अपनी तरफ से खास चादर भेजी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह पर यह चादर चढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो हर साल इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। आप भी ये देखिए कि साल के पहले ही दिन पीएम मोदी ने विपक्ष के एक सबसे बड़े एजेंडे को धुआं कर दिया। पीएम मोदी साल के पहले ही दिन काम पर जुट गए। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और साल का बड़ा फैसला किसानों को लेकर ले लिया।
किसानों से जुड़े 2 बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए। पहला बड़ा फैसला तो ये कि किसानों को डीएपी फर्टिलाइजर का 50 किलो का बैग 1350 रुपए में ही मिलता रहेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद किसानों को महंगे दाम पर खाद नहीं लेनी पड़ेगी। और इसके लिए सरकार ने डीएपी पर 3850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। वैसे सब्सिडी मोदी सरकार पहले से ही देती आ रही है। इस सब्सिडी को इस साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पिछले साल भी सरकार ने डीएपी पर प्रति मीट्रिक टन 3500 रुपए की सब्सिडी दी थी। इसके अलावा किसानों को लेकर मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। मोदी सरकार ने 2 तरह की फसल बीमा योजना को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। इसके लिए 824 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इन फैसलों का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि नए साल पर हमारी सरकार का पहला फैसला किसानों से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि फसल बीमा योजना किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षा देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोदी विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ सुरक्षा कवच की तरह खड़ी हुई है और साल 2025 के पहले ही दिन अपने इस संकल्प को उसने फिर से दोहराया। यानी जो लोग मोदी सरकार को किसान विरोधी बता रहे थे, पीएम मोदी ने साल के पहले ही दिन उनकी बोलती बंद कर दी और यह मैसेज दे दिया कि उनकी प्राथमिकता में किसान सबसे ऊपर आते हैं। और यह मैसेज पीएम मोदी कई बार दे चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो फाइल क्लियर की थी वो भी किसान कल्याण से जुड़ी हुई ही फाइल थी। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल क्लियर की थी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त में किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए भेजे गए थे। फिर खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में एमएसपी पर 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, जबकि यूपीए के 10 सालों में एमएसपी पर सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसी तरह मोदी सरकार ने 2014 से 2024 तक फर्टिलाइजर सब्सिडी पर करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि साल 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के दौरान फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 5.5 लाख करोड़ ही खर्च किए गए थे। यानी यूपीए सरकार के 10 साल के मुकाबले मोदी सरकार के 10 साल में सब्सिडी पर 2 गुना से भी ज्यादा खर्च किया जा चुका है। इसी तरह आप देखिए कि मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर भी कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ खूब माहौल बनाया। पीएम मोदी पर सिखों के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन नए साल पर पीएम मोदी ने इस नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया। मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी। मोदी सरकार इस वक्त जगह को फाइनल करने के लिए मनमोहन सिंह के परिवार के साथ संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्मृति स्थल का दौरा किया है, मेमोरियल के लिए कुछ जगह देखी है। सरकार के अधिकारियों ने मनमोहन सिंह के परिवार को कुछ जगह दिखाई है और मेमोरियल बनाने को लेकर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह के परिवार की मंजूरी पर ही जगह और बाकी औपचारिकताओं को फाइनल किया जाएगा। इस कदम के साथ ही मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह को लेकर जो नैरेटिव चलाया था, विपक्ष की तरफ से चलाया जा रहा था, उसको भी खत्म कर दिया। पीएम मोदी को घेरने के लिए मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने उन पर बार बार खिलाड़ियों के अपमान का भी आरोप लगाया। हाल ही में जब खेल रत्न के लिए खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा हुई तो यह कहा गया कि उसमें ओलंपियन मनु भाकर, मेडल जीतने वाली मनु भाकर का नाम नहीं है, क्योंकि मनु भाकर ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी, इसलिए मोदी सरकार ने मनु भाकर का नाम लिस्ट से हटा दिया। लेकिन आज इस नैरेटिव की भी हवा निकल गई। आज जब खेल रत्न का ऐलान हुआ तो उसमें ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर का नाम भी है और इस लिस्ट में भारत को 2 मेडल जिताने वाली शूटर मनु भाकर के अलावा 3 और खिलाड़ियों के नाम है। इसमें चेस चैंपियन गुकेश का नाम है, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह का नाम है, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। लेकिन अब
अब पीएम मोदी कल जो करने वाले हैं उससे तो इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम के दिलों पर छुरियां चल जाएंगी। जिन वीर सावरकर को ये इकोसिस्टम पानी पी पी कर कोसता रहता है, उन्हीं के नाम पर पीएम मोदी कल एक बड़ा काम करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम के कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के वेस्ट दिल्ली कैंपस से के करीब बनने वाला है। वीर सावरकर कॉलेज 140 करोड़ की लागत से बनेगा। हालांकि इस कॉलेज का नाम सुनते ही कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस का कहना है कि वीर सावरकर की जगह कॉलेज का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर होना चाहिए था। कांग्रेस नेता उदित राज को सुनिए जरा, जो वीर सावरकर के बहाने मोदी सरकार को कोस रहे हैं। उन्हें सुनिए और फिर बताऊंगा कि बीजेपी ने इस पर जवाब क्या दिया है। I oppose it because Savarkar kneeled down before British, and he was on pension of the British given by, and he tendered the apology. What message will go to the students that if they read the history, then their so-called hero was had tendered apology not once but 6-7 times. One, and second, that he opposed the constitution. That means that a person who was opposing this असल में वीर सावरकर के नाम पर कांग्रेस अक्सर ही राजनीति करती आई है। राहुल गांधी कई बार वीर सावरकर के खिलाफ बोल चुके हैं। मोदी विरोधी इकोसिस्टम भी वीर सावरकर के नाम पर खूब एजेंडा चलाता है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है, कांग्रेस की सरकारों में वीर सावरकर को जो सम्मान नहीं मिल पाया था, उस सम्मान को वो वापस लाकर रहेंगे। वीर सावरकर के कॉलेज की नींव रखने के साथ ही पीएम मोदी की दिल्ली में चुनाव में एंट्री हो गई। वीर सावरकर पर विवाद के साथ ही पीएम मोदी दिल्ली चुनाव को अपनी पिच पर ले आए। जरा सुनिए इस विवाद पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को क्या कहा, और फिर बताऊंगा इस विवाद में शिवसेना कैसे फंस गई है। वो तो करते रहता है, वो करते रहे, हम अच्छा काम करेंगे। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे, मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने वायदा किया था 20 कॉलेज बनाने का। दिल्ली में 10 साल में एक नया कॉलेज नहीं बनाया। आज अगर केंद्र सरकार ये बना रही है तो वो कॉलेज का विरोध कर रहे हैं, वो सावरकर का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो नजफगढ़ रोचनपुरा क्षेत्र वहाँ पर पूरा है और 140 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और नजफगढ़ जो क्षेत्र है, नाहरगढ़ को जिसको पहले जाना जाता था, वो वीरों की भूमि है, और वो वीरों की भूमि वीर सावरकर जी का सम्मान करती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी वीर सावरकर को अपना आदर्श मानती है, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। इसलिए कांग्रेस के विरोध पर शिवसेना धर्म संकट में फंस गई है। शिवसेना के नेताओं से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा, तो कह रहे हैं कि उनके नाम पर कॉलेज बनाने से क्या होगा, उनके विचार भी सबको अपनाने चाहिए। सुनिए एक बार कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता कैसे इस मुद्दे पर फंसे हुए। अच्छा, सावरकर जी को तो भारत रत्न देना चाहिए। हम तो बार बार मांगनी कर रहे हैं ना, शिवसेना तो बार बार मांगनी कर रहे हैं, सावरकर ये भारत रत्न इनको देना चाहिए। ये तो हमारी मांग बार बार रही है। अच्छा, सिर्फ सावरकर का नाम कॉलेज को होके नहीं चलेगा, सावरकर के विचार भी सब में लाना चाहिए। सरकार सिर्फ सावरकर का नाम लेती है लेकिन विचार तो नहीं लाती है। तो एक तरफ दिल्ली चुनाव का नैरेटिव पीएम मोदी ने सेट कर दिया, उधर बिहार में भी बड़ी हलचल चल रही है। नीतीश कुमार के बारे में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। कई लोग तो ये तक दावा करने लगे थे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं, और इस बीच लालू यादव भी नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे थे, जिससे हलचल और मच गई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने सामने आकर सब कुछ क्लियर कर दिया, और इसी के साथ एक और एजेंडा नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए साल में ध्वस्त हुआ। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो ले लेंगे हम लोग।
दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। नीतीश कुमार को लालू यादव का ऑफर आया तो इस सवाल पर तेजस्वी यादव से भी पूछा गया। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनना चाहिए। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। यानी बिहार में जो कुछ भी अटकलें चल रही हैं, नीतीश कुमार के नाम पर जो भी बातें चल रही हैं, उसमें फिलहाल मोदी विरोधियों को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। पाठशाला में अब अगली क्लास, और अगली क्लास में चैप्टर्स कौन कौन से हैं? योगी ने ऐसा क्या तगड़ा एक्शन ले लिया कि ओवैसी अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुस्लिम वोटों की लड़ाई में सबसे नया खेल क्या है, और क्या इस खेल में ओवैसी से अब अखिलेश यादव पिछड़ जाने वाले हैं? चैप्टर यह भी कि संभल में योगी के पुलिस ऑफिसर की गदा से क्यों घबरा गई है अखिलेश की पार्टी। पिछले कई दिनों से संभल का मुद्दा चर्चा में है, जहां सीएम योगी लगातार तगड़े एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसी संभल के सहारे मुस्लिम वोटों की वो भयंकर पॉलिटिक्स भी हो रही है जिसमें ओवैसी सबको पछाड़ना चाहते हैं। ओवैसी अब संभल के बहाने मुस्लिमों में और डर भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी की परेशानी ये भी है कि संभल यूपी में है, जहां सीएम योगी का राज, और सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि संभल में जो भी कानून के दायरे में किया जाएगा वो किया जाएगा, खम ठोक कर किया जाएगा। और इसीलिए ओवैसी हैदराबाद में बैठे बैठे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ओवैसी की तरह एनडी गठबंधन भी मुस्लिम वोट के लिए खुलकर वक्फ बिल और वर्शिप एक्ट का विरोध कर रहा है। एनडी गठबंधन के नेता भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के सहारे ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी और योगी एंटी मुस्लिम है। देखिए, असल में ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ बिल से मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। वक्फ में, संभल में वक्फ की जमीन पर असल में पुलिस की चौकी बनाई जा रही है। ओवैसी ने वर्शिप एक्ट के समर्थन में एससी में याचिका डाली है। इंडी गठबंधन भी वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। वर्शिप एक्ट के समर्थन में एससी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इंडी गठबंधन। यानी सभी को यह दिख रहा है कि वक्फ बिल और वर्शिप एक्ट के सहारे मुस्लिमों के वोट को हासिल करने की खुली लड़ाई चल रही है, जबकि दूसरी तरफ वक्फ और वर्शिप एक्ट के जरिए जिन हिंदू प्रतीकों को अब तक छिपाया गया था वो धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। उसकी चर्चा तेज हो रही है। जैसे संभल में आप देख ही रहे हैं सीएम योगी के एक्शन का नतीजा, जिस तरीके से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, पुराने प्राचीन हिंदू प्रतीक सामने आते जा रहे हैं, उससे ओवैसी भी घबराए हुए हैं और अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन हुआ क्या है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, आज क्या हुआ वो देखिए। ओवैसी ने वर्शिप एक्ट लागू रहने के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। ओवैसी की याचिका को वर्शिप एक्ट पर पहले से दाखिल 6 याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है। अब इस मामले पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले 12 दिसंबर को वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार का जवाब आने से पहले सुनवाई नहीं करेंगे। वर्शिप एक्ट हो या फिर वक्फ बिल, ओवैसी ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे मुसलमानों पर कितना अत्याचार हो रहा है। सुनिए ओवैसी किस अंदाज में लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है, इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे। चाहे ओवैसी हो या एनडी गठबंधन के नेता, सभी
पूरा दम लगा रहे हैं कि कैसे खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा, हमदर्द साबित किया जा सके, उनका नेता बना जा सके और वोट हासिल किए जा सके। संभल में हिंसा क्यों हुई, किसने पत्थरबाजी की, इस पर बात नहीं होती। इस पर बात करने के बजाय मुस्लिम वोट के लिए अलग ही तरह की राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे को संसद में उठाया, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संसद में अपने पीछे बिठाया, जिससे एक संदेश जा सके, मैसेजिंग हो सके। लेकिन अब ओवैसी खुलकर संभल के सहारे मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं। संभल के सहारे ओवैसी यूपी में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि संभल में वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बन रही। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं। संभल के सहारे वक्फ और वर्शिप एक्ट के जरिए मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का असल में गेम प्लान जो है ना, वो बड़ा सिंपल है। संभल में वक्फ और वर्शिप एक्ट दोनों ही मुद्दों पर ओवैसी को मसाला मिला है, तो वो खुलकर भड़काऊ बयानबाजी करने लगे। लेकिन दिक्कत यह है कि सीएम योगी ने संभल पर राजनीति करने वालों के मंसूबे पहले से ही पंक्चर कर दिए। इसीलिए हैदराबाद में बैठकर ओवैसी संभल के मुद्दे पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही ये तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से को हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। ओवैसी की तरह अखिलेश को भी आप लगातार संभल की बात करते देख रहे हैं। संभल में मारे गए लोगों के परिजनों को समाजवादी पार्टी ने 5 लाख रुपए के चेक भी बांटे। संभल में हो रही खुदाई और सर्वे से अखिलेश यादव को बड़ी तकलीफ हो रही है। अखिलेश तो यहां तक कह चुके हैं कि सीएम आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अपने वोट बैंक के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं। ओवैसी ने वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का आरोप लगाया तो अखिलेश की पार्टी कैसे पीछे रहती। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने यही बात दोहराई। एसटी हसन ने तो यहां तक कह दिया कि संभल में पुलिस चौकी क्या बना रहे हैं, वहां मिलिट्री छावनी बना दीजिए। सुनिए। देखिए, मेरे सूत्रों से भी मुझे मालूम हुआ है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहां तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये तो एक राजशाही के जमाने में जो होता था, जैसे बादशाह लोग होते थे, जहां उन्होंने उंगली रख दी वो जमीन उनकी हो गई। इसी तरह से आजकल हमारा संभल का प्रशासन भी इसी तरह से काम कर रहा है। इस तरह से जैसे सुनने में आया है कि एक जगह ही नहीं बल्कि संभल में हर मोहल्ले में चौकियां बनेंगी। तो मेरे ख्याल से तो मिलिट्री की पोस्ट बना दी जाए और छावनी में तब्दील कर दिया जाए संभल को। आखिर ये क्या तमाशा है। इधर ओवैसी और इंडी गठबंधन के नेता संभल पर राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संभल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि लोग हैरान हैं। संभल में जामा मस्जिद के पास ही एक पुलिस चौकी का भी निर्माण हो रहा है जो आज या कल तक पूरा हो जाएगा। इस पुलिस चौकी को सत्यव्रत पुलिस चौकी कहा जा रहा है और इसी पुलिस चौकी पर ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी और अखिलेश आरोप लगाते रहे लेकिन चौकी का काम नहीं रुका। युद्ध स्तर पर चौकी का काम हो रहा है, वॉर फुटिंग पर। आज चौकी पर लेंटर यानी छत बनाने का काम भी हो गया। पुलिस चौकी के बाहर पेड़ भी लगा दिए गए। माना जा रहा है कि कल तक पुलिस चौकी पर गेट और बोर्ड भी लग जाएगा। संभल से ये ग्राउंड रिपोर्ट।
संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहा सत्यव्रत पुलिस चौकी अब जो बन के तैयार होने के कगार पे है। अगर आप देखेंगे तो आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी युद्ध स्तर पे जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई है और सामने जो लेंटर्स डालने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो कमरे हैं उनको अब यहाँ पर देखिए आपको नजर आएगा किस तरीके से जो लेंटर है वो डालने की तैयारी जो है वो कर ली जा चुकी है और जो नीचे लकड़ी के जो स्टैंड्स हैं वो लगा दिए गए हैं और ऊपर अगर आप देखेंगे तो छत के ऊपर जो लेंटर्स हैं वो डालना अब शुरू हो गया है और इसी तरीके से कोशिश है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस पुलिस चौकी को बनाकर तैयार कर दिया जाए। इस पुलिस चौकी को लेकर कई सवाल भी उठे थे। इस पुलिस चौकी की जमीन को लेकर सवाल उठे थे, जिस समय पे ये बन रहा है उसको लेकर सवाल उठे थे। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। नाम भी इस पुलिस चौकी का जो प्रस्तावित है वो सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी बताया जा रहा है, यानी कि सतयुग में जो यहाँ संभल का नाम हुआ करता था सत्यव्रत नगर, वही इस पुलिस चौकी का नाम होगा। और इस पुलिस चौकी की तैयारियां देखिए आपको नजर आएगा। जो मजदूर हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इस पुलिस चौकी को बनाकर तैयार कर दिया जाए। संभल में बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो हवाई ही दिख रहे हैं। संभल के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आरोपों पर जवाब दिया है। संभल के डीएम ने कहा कि जो वक्फनामा दिया गया है वो फर्जी लग रहा है और इस पर आगे कानूनी एक्शन लिया जाएगा। सुनिए संभल के डीएम ने क्या जानकारी दी है। जो कमेटी की रिपोर्ट है एसडीएम, सीओ और ईओ की, उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहद्दियां हैं उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कप्तान साहब के माध्यम से हम करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। संभल में जितनी खुदाई हो रही है उतना ही वहां से सनातन के पुराने प्रमाण निकल के सामने आ रहे हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद वहां लगातार सर्वे और खुदाई का काम हो रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, जिससे ऐसे ऐसे सनातन के प्रतीक मिल रहे हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था कि संभल में सैकड़ों साल पुराने निर्माण के बारे में पता चलेगा। 1720 में राजा आत्माराम की बनाई हुई बावड़ी मिलेगी। बावड़ी में 2 मंजिला इमारत और कुआं भी मिलेंगे। दीपासराय इलाके में 46 साल से बंद एक मंदिर मिला। सराय तरीन इलाके में भी राधा कृष्ण का मंदिर मिला। लक्ष्मणगंज में खंडहर नुमा बांके बिहारी का मंदिर मिला। खग्गू सराय इलाके में कई सालों से बंद कूप भी मिला। संभल में पुराने मंदिर और हिंदू प्रमाण मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। महमूद सराय इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर का और पता चला। इस मंदिर पर अवैध कब्जा करके इसको बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर है जिसे अब प्रशासन ने खुलवाया है। वहां से रिपोर्ट देखिए ध्यान से। संभल के महमूद का सराय में आज कुएं की खुदाई हो रही है। उसी के बगल में एक मंदिर है। ये देखेंगे आप, एक छोटा सा मंदिर है और यहीं पे जो महिलाएं हैं वो जुटी हुई हैं, पहुंची हुई हैं और बता रही थी कि यहाँ पर जो दरवाजा है मंदिर का उसको बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर जो कब्जा है वो हो गया था। यहाँ पे कुएं पे भी अवैध कब्जा था, लोग बता रहे थे और वही कारण है कि उन्होंने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था और उसके बाद यहाँ पर जो कुएं की खुदाई है वो आज हो रही थी। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं और जो बता रही हैं कि यहाँ पर कैसे पूजा होता था, पाठ होता था और कैसे होता था। अच्छा, आप लोग कब से यहाँ पे पूजा कर रहे थे? कम से कम 60 साल 70 साल तो वहाँ शादी को हो गए हैं, जब से पूजा करते हैं। आगा का बड़े बुढ़े करते हैं। 200-300 पुराना मंदिर है, 200-300 साल पुराना। हमारी सास का बता कभी बेरी दी है जब निकला था। आखिर ये बंद क्यों हो गया था? क्यों इन्होंने बंद कर दिया? ये दीवार कर ली सब। ये गेट है तुम्हारा। यानी संभल में माहौल ऐसा दिख रहा है कि जहां आप खुदाई कर दें वहीं से कुछ ना कुछ सनातन के प्रमाणों को बताने वाला निकल रहा है। इस सब के अलावा संभल के सीईओ अनुज चौधरी भी बड़ी चर्चा में है। अनुज चौधरी ने संभल हिंसा के दौरान गजब की बहादुरी दिखाई थी और अब हनुमान जी की गदा को लेकर अनुज चौधरी चर्चा में आ गए हैं। बुधवार को संभल में किष्किंधा यात्रा की धूम थी, जो कर्नाटक से शुरू होकर संभल पहुंची थी। रथ यात्रा खग्गू सराय से होकर भी गुजरी। खग्गू सराय वो इलाका दीपासराय के अंदर ही जो आता है जहां पर वो मंदिर मिला। यहां सालों से बंद कार्तिकेय महादेव मंदिर हाल ही में खोला गया था। यात्रा में संभल के सीईओ अनुज चौधरी भी शामिल हुए। खास बात यह है कि अनुज चौधरी हाथ में गदा लिए यात्रा में चल रहे थे।
अनुज चौधरी की गदा लेकर यात्रा में शामिल होने की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो वायरल है। अनुज चौधरी का गदा लेकर यात्रा करने वाले वीडियो पर लोग अनुज चौधरी को हनुमान बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह तस्वीर पसंद नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि वो हनुमान जी नहीं बल्कि वर्दी में मदारी के बंदर की तरह लग रहे हैं। सवाल यह है कि संभल में जो भी हो रहा है, क्या उससे समाजवादी पार्टी घबराई हुई है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सारे पैंतरे सीएम योगी के सामने फेल होते जा रहे हैं, या इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं? चलिए अब अगली क्लास की तरफ आपको ले चलता हूं। सुभाष केस को लोग अभी भूल नहीं पाए हैं, लेकिन वैसा ही एक और केस दिल्ली में सामने आ गया है। दिल्ली में एक कैफे के मालिक पुनीत खुराना ने 31 दिसंबर की रात फांसी लगाकर जान दे दी। यह केस अतुल सुभाष केस से मिलता जुलता इसलिए है क्योंकि इस केस में भी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप है कि पत्नी ने पति को इतना प्रताड़ित किया कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। पत्नी के परिवार वालों पर धमकी देने का आरोप है, मेंटल टॉर्चर करने वाले वीडियो क्लिप्स हैं और ऑडियो प्रूफ्स भी हैं। अब तो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पुनीत खुराना और मनिका पाहवा की शादी 8 साल पहले हुई थी। पारिवारिक लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही, बिजनेस और प्रॉपर्टी का विवाद इतना बढ़ गया कि तलाक की नौबत आ गई। लेकिन तलाक भी इतना आसान नहीं था। आरोप है कि पुनीत की पत्नी मनिका पाहवा शर्तें बदलती रही। शुरुआत में मनिका 3 शर्तों पर तलाक लेने को राजी थी, लेकिन पैसे की डिमांड फिर बढ़ती चली गई। सुसाइड से पहले पुनीत खुराना का आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुनीत ने सुसाइड की वजह भी बताई। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि यह शादी कम और एक बिजनेस डील ज्यादा थी। और अब तो मामला इतना उलझ गया है कि दिल्ली पुलिस भी कंफ्यूज हो गई है। पुनीत खुराना मर्डर केस में पेंच कहां फंसा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बैठा ना, फटेगी तेरी एक दिन। रोइयो फिर फोन पे। हमारा सब कुछ खा गए मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। I am about to commit suicide because I'm being extremely tortured by my in-laws. बेंगलुरु के चर्चित एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से ठीक वैसा ही केस सामने आ गया। इस केस में भी पत्नी के ताने हैं, पति की मजबूरी है, मेंटल टॉर्चर है, ओवरऑल स्क्रिप्ट वही है, बस निकिता की जगह मनिका। और अतुल सुभाष के फ्रेम में पुनीत खुराना का चेहरा फिट होता दिखाई दे रहा। पुनीत खुराना ने भी अतुल सुभाष की तरह ही पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और इसके बाद फांसी पर झूल गया। I am about to commit suicide because I'm being extremely tortured by my in-laws, my wife. We have already filed for a mutual divorce. My in-laws, my wife, they are already pressurizing me to new set of conditions which are beyond my scope. They are asking for another 10 lakh rupees. पुनीत के परिवार का आरोप है कि जो पुनीत की पत्नी है मनिका, वो पुनीत को लगातार परेशान कर रही थी। दोनों के 8 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। कोर्ट में डिवोर्स केस हो चुका था, एक म्यूचुअल कंसेंट भी हो चुकी थी, लेकिन परिवार का जो आरोप है वो बेहद गंभीर है कि पुनीत की जो धर्मपत्नी है, उसके घर वाले हैं, वो लगातार पुनीत को पैसों को लेकर उसको प्रेशर डाल रहे थे, उनके परिवार को टॉर्चर कर रहे थे। दोनों का एक संयुक्त व्यापार था, परिवार के बीच में पैसों का लेन देन भी था, लेकिन परिवार का यह आरोप है कि पुनीत की पत्नी जब से अलग हुई है तब से ही पुनीत के ऊपर पैसों को लेकर एक दबाव डाल रही थी और उनको लगातार धमकियां देती थी, मैसेज धमकी भरे भेजती थी, ना सिर्फ पुनीत को बल्कि उनकी बहन को, उनकी माँ के बारे में भी अपशब्द लगातार वो बोलती थी। पुनीत खुराना खुदकुशी मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे। इस बीच सोशल मीडिया पर पुनीत खुराना और मनिका के बीच बहस का वीडियो सामने आया। इस क्लिप में दोनों एक रूम में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मनिका पाहवा पुनीत पर जोर जोर से चिल्ला रहे। मनिका पाहवा कई बार पुनीत को गालियां देती हुई भी सुनाई दे रहे। बता दे क्या करूंगा।
बकवास जी, मुझे सीधा आंसर दे। 10 मिनट बाद बोलियो, अभी मत बोलो। मेरी मर्जी में जब मर्जी बोल रहा हूँ, आप लोग की जितनी मेरे को सीट से और जब नहीं बोलना चाहूंगा तो नहीं बोलूंगा। तो तेरी जिंदगी आप नहीं। कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी है तो मैं आपको क्या नहीं करता सर, ये करा मेरी तो बिना दिक्कत ही है भाई। खराब हुई है तेरी वजह से, ये सुन, मेरी भी खराब हुई है तेरी वजह से। आपको क्या दिक्कत? तुम्हें नहीं करना जवाब दे देना, तो तेरे घर के सबके नंबर है, सबका एड्रेस है, मैं जाऊंगी। हाँ, सबको लेकर आऊंगी और ढिंडोरा पीट के आऊंगी तेरी गली के अंदर। बिल्कुल एनी डे। तुझे ओवर कॉन्फिडेंस से बैठा ना तेरी एक दिन रोइयो फिर फोन पे। उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया है, बहुत टॉर्चर किया है मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा सीधा था, टॉर्चर कर करके उसको बिल्कुल हो गया था। उसके बाप जगदीश पावा, मनिका पावा और कनिका पावा, तो इन तीनों ने मिलकर मेरे बच्चे को टॉर्चर किया है। पैसों के लेन देन में हमारा पैसा ही खा गए, हमारा सब कुछ खा गए मेरे बच्चे। मेरा बच्चा। पुनीत और मनिका की शादी साल 2016 में हुई थी। दोनों पति पत्नी बिजनेस में पार्टनर थे, जिसमें एक बेकरी और एक रेस्टोरेंट था। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों में विवाद शुरू हो गया। सवाल है कि जब तलाक को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था, पति पत्नी तलाक के लिए राजी भी थे, तो पुनीत किस बात से परेशान था? पुनीत के परिवार वालों की माने तो पूरा मामला करोड़ों की प्रॉपर्टी विवाद का था। देह संस्कार नहीं करूंगी। हम अपने भाई का देह संस्कार होने ही नहीं देंगे जब तक हमें वीडियो नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे को इंसाफ, हमें वो वीडियो चाहिए जो हमारा भाई बना के गया। तो पुलिस क्यों वीडियो क्यों नहीं दे रही है? क्यों परिवार को नहीं दे रही वीडियो? आपने बात की पुलिस से? हमने हम उनके पाँव में गिर गए, हमने उनके पाँव पकड़ लिए, मेरे पापा ने, मैंने, बताओ। हमने बोला हम आप लेके जाओ फोन, आप वीडियो लेके जाओ, हमें रिकॉर्ड करने दो, हमें फॉरवर्ड कर दो, हम फोन से रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमारे पास भी तो होना चाहिए। नहीं जी नहीं, ये लीगल प्रोसेस है। नहीं जी नहीं। क्या उन्होंने ये बोला है कि पोस्टमार्टम के बाद वीडियो देंगे? नहीं। परिवार वालों का दावा है कि सुसाइड से पहले पुनीत खुराना की अपनी पत्नी मनिका से फोन पर लंबी बातचीत हुई थी। पुनीत के फोन में इस तरह की रिकॉर्डिंग और वीडियो भी है। अब पुनीत का फोन पुलिस के पास है और पुलिस उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर केस की आगे जांच कर रही है। हालांकि उसी ऑडियो में से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, जिसमें सुनाई दे रहा कि कैसे पुनीत की पत्नी आत्महत्या के लिए उकसा रही। 3 बजे मेरे को कॉल कर रहे हो। Grow up. You have been recording my father. You've been disgracing me like anywhere. You've been disgracing my family and what we have done for you. You've been forgetting each and everything. This is you. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं, अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। FIR जब तक नहीं होती तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, क्योंकि उस लड़के को जिस हिसाब से टॉर्चर किया गया, सेम दिक्कत इसी थाने में उसका जो बड़ी बेटी है जगदीश पावा की, उसकी बड़ी बेटी के हस्बैंड जो बड़ा दामाद है, इसी थाने में कंप्लेंट दर्ज है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसने डाल रखा है अपने ससुर पे। तो इस मामले में अभी तक की जो कहानी सामने आई है, उसमें सबको लड़की और उसके घर वाले विलेन लग रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक लड़की और उसके परिवार के खिलाफ कोई FIR नहीं की है। पुलिस अभी इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और अभी इसमें दूसरे पक्ष का भी वर्जन आना बाकी है। इसके बाद ही पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई करेगी। यहां कुछ देर के लिए रुक रहा हूं, लौटूंगा तो बताऊंगा। नए साल पर अमित शाह का क्लियर कट ऐलान। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और देश ने जो कुछ भी गंवाया है वो जल्द ही फिर से हासिल कर लिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। लगभग 8000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं, तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला है। इसको कोई कानून की धाराओं से
अलग नहीं कर सकता, और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर कर दिया। तो अमित शाह ने इस देश का संकल्प दोहराया है, लेकिन संकल्प और भी कुछ है और पाकिस्तान में खलबली के बारे में बड़ा स्पष्ट संकेत आपको वहां